नमस्कार दोस्तों। तो डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ ईसी मतलब इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट से हीट जनरेट होता है आप जानते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने बार बार यही समझाता आ रहा है कि क्या होता है। एक सर्किट होता है, यहाँ से चार्ज निकल के जाता है और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो चार्ज आता है इसके साथ क्या करता है, वर्क डन करता है। बार बार ये हर एक मोलिक्यूल्स को क्या करता है, आगे की ओर पुश करता है, आगे की ओर ये उसको फॉरवर्ड करके इस पर वर्क डन करता है, इस पर ये वर्क डन करता है। अब वर्क डन जब करता है तो इसका मतलब आप जानते हो कि मतलब अपना वो काम दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है, अपनी वो गर्मी दिखा रहा है, अपनी वो एनर्जी दिखा रहा है वहाँ पे। तो दिखा रहा है तो हमें फिर किसके फॉर्म में दिखेगा, वो हीट के फॉर्म में दिखेगा। और कैसे हीट के फॉर्म में दिखेगा वो समझिए, मतलब हमें कोई काम के फॉर्म में दिखेगा। हमने यहाँ पे बल्ब लगाया तो बल्ब वो जलेगा, हमने यहाँ हीटर लगाया तो हीटर गर्म होगा, हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाया तो वो मोटर यहाँ पे वो चलेगा उसका, ठीक है। तो इस तरह से वो अपना इफेक्ट यहाँ पे दिखाता है। उसी तरह से जब आप जानते हो, इसको आप प्रैक्टिकली भी सोचो कि कोई भी एनर्जी अपना जो बंदा होता है वो काफ़ी पावरफुल मानो एनर्जेटिक है, वो घर से निकलता है तो उसके अंदर ज़्यादा अकड़ है तो कहीं ना कहीं दिखाएगा आके, ठीक है। बीच में जो रास्ते में कुछ आएंगे छोटे मोटे, उनको कुछ समझना नहीं है। तो इसी तरह से बेचारा यहाँ भी ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये क्या करता है, धक्का तो लगाता है इसको, लेकिन ये बोलता है हट तू कहाँ से आ गया, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, और ये फिर ये अपना गर्मी दिखाते हुए निकलता है। तो मतलब इसके कारण यहाँ पे क्या करेगा, ये वर्क डन करेगा। वर्क डन करेगा तो इसका मतलब वो दिखेगा किसके फॉर्म में दिखेगा, हीट के फॉर्म में दिखेगा। और ये हीट के फॉर्म में दिखने के लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यह है कि रेजिस्टेंस इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस हीट। रेजिस्टेंस इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस हीट। ये ज़रूरी है कि आपका जो रेजिस्टेंस हो वो बहुत ज़्यादा हो, तभी हीट वो बनेगा। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस तो हम फ़ैन को भी बोलते हैं, वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, तो वो क्यों नहीं हीट होता है। तो वो भी तो हीटअप होता है। आप जब उसे ज़्यादा टाइम तक यूज करते हो तो वो भी हीटअप हो जाता है, मतलब उसका भी एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म क्या हो रहा है, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आप बोलोगे कि सर बल्ब में जो लाइट जा रहा है वो तो लाइट दे रहा है, लेकिन लाइट हीट भी वहाँ पे हो रहा है ना, हीट भी तो जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और साथ में लाइट भी हो रहा है। फिर फाइनली वो लाइट भी कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें हीट के ही फॉर्म में चला जाता है, वो अलग बात है, वो आप अलग हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। कि फाइनली जो हर चीज़ जो है ना, कुछ जैसे जैसे मोटर है, तो मोटर में जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जाता है तो वो उसका फैन घूमता है, मतलब ब्लेड घूमता है। ब्लेड घूमने का मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस फोर्स लगाया जाके, ये चार्ज क्या किया, उसको फोर्स लगाया, वहाँ पे लड़ाई किया, तभी तो फिर वो घूमा ना, उस पर फोर्स लगा, फिर उसमें एंगुलर मोमेंट हुआ और वो ब्लेड क्या हुआ, घूमा, तो हमारा फैन चला। अब उस फैन चलने में वहाँ पे हुआ क्या कि उस जो घूमता है तो वो काम तो देता है हमें, काम तो कुछ तो परसेंटेज काम में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम काम लेते हैं, ठीक है। कुछ साउंड में होता है, कुछ साउंड में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या होता है, नॉइजीनेस होता है, साउंड होता है, ये और कुछ वो हीट के फॉर्म में, मोटर गर्म होता है तो हीट के फॉर्म में भी निकालता है। तो ये साउंड जो है ना, साउंड हीट ये सब बाद में, साउंड जो है ये फाइनली फिर एनर्जी में ही कन्वर्ट होकर हीट में ही वो फिर मिल जाता है एनर्जी में। ओके, तो इस तरह से फिर ये वर्क करता है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस है। लेकिन हीटर वाला जो रेजिस्टेंस है, जो हमें हीटिंग इफेक्ट देता है, हीटिंग इफेक्ट यहाँ भी देता है, लेकिन हमें वो ओरिजिनल वाला हीटिंग इफेक्ट चाहिए जिससे हम कोई चीज़ घर का जैसे कुछ काम करना हो, ठीक है, गर्म करना हो, तो हम उसे हीटअप कर सकते हैं। हम फैन से तो हीट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्टेंस को चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, रजिस्टेंस को चेंज करते हैं। तो आप यहाँ से ये वर्ड लिख सकते हो क्या, कि रजिस्टेंस इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस हीट। रेजिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस हीट। और यदि रेजिस्टेंस नहीं होगा तो फिर तो हमारा कोई काम ही, हमारे डिवाइस ही वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिर बात ये आती है कि हम कौन सा मटेरियल यूज करें, हम कौन सा मटेरियल यूज करें। हमें तो पता है जब वो कोई वर्क डन डिवाइस पे हो रहा होता है तो उस टाइम पे कंटिन्यूअस हीट भी वो जनरेट कर रहा होता है। तो
क्या सारे इक्विपमेंट्स में रेजिस्टेंस जो मटेरियल है वो सब सेम लगाएंगे? नहीं, हम अपने एप्लीकेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, यदि हमें कोई फ़ैन चलाना है तो हम कम रेजिस्टेंस वाला मटेरियल लगाएंगे, रेसिस्टिविटी वाला। और यदि हमें ज़्यादा वाला चाहिए, ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, वहाँ पे हमें हीटिंग इफेक्ट लेना है, तो हम उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला लगाएंगे। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसको जो देखो, इसको आप प्रैक्टिकली समझो ना, प्रैक्टिकली आप समझो कोई भी चीज़। देखो फिजिक्स जो है ना, वो आप हमेशा उसको अपने आम रियल लाइफ से रिलेट करो। आपको कभी भी इसको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचो कि ये बैटरी से कोई पावरफुल आदमी निकला होगा, ये घर से कोई पावरफुल आदमी निकला, और बीच में कोई यहाँ पे आपने इसको जो ये रजिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल नहीं है जो रजिस्ट इसको करे, इसके जो एनर्जी को रजिस्ट करे, तो ये क्या करेगा? पीटते उड़ते आगे निकल जाएगा, ये अपना गर्मी दिखा देगा, अपना वर्क डन इस पर कर देगा। ठीक है, लोग देख लेंगे, मज़े ले लेंगे, चले जाएंगे, हो गया, लड़ाई ख़त्म। ठीक। अब यही काम होता है फ़ैन के। बस वो आया लड़ाई किया, फ़ैन को चला दिया, फिर चला गया, फिर आया, फिर लड़ाई किया, चल दिया। लेकिन अब इसमें क्या होगा, हीटर में क्या होता है, हम लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस वाला वायर लगाते हैं यहाँ पे, वो पढ़ेंगे अभी कौन सा लगाते हैं। तो अब ये एनर्जी लेकर आएगा, और इसके पास हाई रेजिस्टेंस मतलब इसके पास इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इस पावरफुल हैं। ठीक है, इतने हैं कि इसको रोक सकता है, इसके साथ लड़ सकता है, टिक सकता है कुछ देर तक, ज़्यादा देर तक नहीं, लेकिन टिक जाएगा ये। ओके, तो जब ये ज़्यादा देर तक टिके तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्मा गर्मी का माहौल हो जाएगा, ज़्यादा तनातनी हो जाएगा, समझ में आया? खून खराबा भी हो सकता है। ओके, तो खून खराबा होगा तो फिर आप वहाँ पे क्या हो, लहू गिरेगा, फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हीट जनरेट, इस तरह से आप इसको रिलेट करो कि यहाँ पे हीट जनरेट हो गया, जो वो खून खराबा है ना, वही यहाँ पे हीट है, वही कौन है, हीट है। समझ में आया? तो अब आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से यहाँ पे हीट कैसे जनरेट होगा। तो अब हम फिर बात आता है कि रेजिस्टेंस तो जरूर चलो बढ़ा दिया हमने, रेजिस्टेंस को हमने आर को इंक्रीज कर दिया, हीटिंग का इफेक्ट ले लिया, लेकिन फिर मटेरियल का भी तो हमें केमिकल प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। हमें मटेरियल का भी तो केमिकल प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि हर एक मटेरियल का एक अपना केमिकल प्रॉपर्टी होता है कि यदि उसको इतना से ज़्यादा हीटअप होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, या वो खराब हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से दूसरी चीज़ और ये भी देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल जो है ऑक्सीजन के साथ कितना जल्दी रिएक्शन करता है। यदि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो जल्दी से ऑक्साइड बना देता है, तो आप जानते हो कि ऑक्साइड एक नॉन मेटल का काम करता है। ये कैसा हो जाता है, एक इस तरह से हो जाता है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह से जो है ना, ये इस तरह से बन जाता है। आप देखे भी होंगे जो मटेरियल होता है, जब उसमें ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन से आपने जंग देखा है ना, कोरोजन, तो वो इस तरह से हो जाता है, भुरभुरा टाइप का हो जाता है, मिट्टी टाइप का बन जाता है, तो वो नॉन मेटालिक फिर बन जाता है, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आता है केमिकल प्रॉपर्टी क्या चाहिए उसका, तो केमिकल प्रॉपर्टी उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई चाहिए। उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या चाहिए, हाई चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट MT। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए, और आप इसको वेरी हाई लिख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हाई चाहिए हमें मेल्टिंग पॉइंट। और ऑक्साइड जो शुड नॉट ऑक्सीडाइज, वो शुड नॉट ऑक्सीडाइज होना चाहिए। और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और केमिकल प्रॉपर्टी होने से होता क्या है, ये समझो, इफेक्ट समझो क्या है। तो चलो मैं इसको जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा इक्विपमेंट्स को लेके, उस पर बताऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ हीटिंग इफेक्ट का कैलकुलेशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उस पर बताऊंगा। बस आप इतना भी ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट है चाहिए और ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। हम अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका हम जानते हैं कि ये जो ये चार्ज आता है, ये क्या करता है, वर्क डन करता है इस पर, और वो फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। और उस वर्क डन का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, हमने पढ़ा था V/I। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था। इंटू TB होता है, इंटू T, टाइम से यदि रिलेट किया जाए, टाइम से यहाँ पे रिलेशन होगा, हीटिंग इफेक्ट भी टाइम से रिलेट होगा। अब जो वर्क डन है, जो हीटिंग इफेक्ट का बात करें, तो यही वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। अभी हमने देखा कि कंटिन्यूअस हीट का डिसिपेशन होता है कोई भी डिवाइस से, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो हम इस फॉर्मूले को देख सकते हैं कि हम यहाँ पे वोल्टेज को हटा देते हैं, वोल्टेज को हम हटा देते हैं। कैसे? क्योंकि कोई भी डिवाइस होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट किसके कारण होता है, रजिस्टेंस के कारण।
किसके कारण? रेजिस्टेंस के कारण। अब आप जानते हो कि जब एक बार मटेरियल हम चूज कर लेते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस आर जो होता है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। आर क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल में बताऊं, मान लो कि कोई बल्ब है, ठीक है, बजाज का या फिलिप्स का कोई बल्ब है, तो जब वो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है तो उस टाइम पे उसकी जो मटेरियल है लगाया जाता है टंगस्टन, तो उसकी क्या हो जाएगा? उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट हो जाता है। मतलब जो मटेरियल उसमें लगा दिया गया उसकी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हो जाएगा। हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे? वोल्टेज पे और करंट पे। हमने देखो V=IR पढ़ा था ना। यदि मैं वोल्टेज को ट्वाइस कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, क्या रेजिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा? नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने यही पढ़ा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, जहाँ की V=IR होता है, R यहाँ कांस्टेंट था। ठीक है, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ना तो करंट करता है। आप वोल्टेज करोगे, चेंज करोगे, आपका करंट सर्किट में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आर कांस्टेंट होगा क्योंकि मटेरियल का, ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना रेजिस्टेंस। आप खुद सोचो, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है तो ये करंट पे कैसे डिपेंड कर सकता है? मटेरियल थोड़े ना करंट के हिसाब से चेंज होगा। एक बार टंगस्टन लगा दिया तो टंगस्टन की जितनी रेजिस्टेंस होगा उतना ही अप्लाई करेगा। आप, हाँ, यदि आपको उससे वोल्टेज यदि ज़्यादा काम कराना है तो आप वोल्टेज चेंज करो, करंट चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ कि कोई बल्ब है, उस पर रेटेड लिखा रहता है, मैं जनरल बता दे रहा हूँ, 100 वॉट लिखा हुआ है। तो 100 वॉट का मतलब ये है कि यदि आप उसको 100 वोल्ट, जैसे उसमें 100 वॉट लिखा हुआ है ना, तो इसके मतलब इस पर आपने 100 वोल्ट का एनर्जी दोगे तो इसे वो आपको कितना देगा? 100 वॉट का एनर्जी देगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब आप उसको 220 वोल्ट पे, जैसे मैं घर का बात करूं तो घर मैंने बल्ब खरीद कर लाया, तो वो जो कंपनी बनाता है वो किसके हिसाब से बनाता है? घरेलू पर्पज़ से बनाता है, डोमेस्टिक पर्पज़ से। तो डोमेस्टिक पर्पज़ से कितना पे बनाएगा वो? उसने डिज़ाइन किया उसको 220 वोल्ट पे। अब यदि उसको 220 वोल्ट देते हो तो 100 वॉट का एनर्जी वो ग्लो करेगा, वो ज़्यादा ग्लो करेगा। अब यदि आप उसको क्या किए, यदि आप उसको 220, मान लो कहीं गांव पर गए जहाँ पे वोल्टेज लो है, जहाँ वोल्टेज लो है, ठीक है, या आप ये समझो कि इस तरह समझो कि कभी आपने देखा होगा कि आपके ही गांव घर में या अगल बगल के घर में आपके यहाँ हाई वोल्टेज होता है, किसी के यहाँ लो वोल्टेज होता है किसी भी कारण से, तो उनका जो बल्ब होता है वो थोड़ा डिम होता है आपके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि बल्ब तो दोनों सेम है, मटेरियल तो बल्ब की सेम है जो फिलामेंट है, लेकिन क्यों? क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ 220 है तो मान लो वहाँ पे किसी जगह 140 वोल्ट ही है, तो कंपनी वाला थोड़े ना जिम्मेदार होगा कि भैया वो तो बोला कि हमने 100 वॉट डिज़ाइन किया था 220 वोल्ट पे, अब आप इसको कम दोगे तो ये कम ग्लो करेगा, ज़्यादा दोगे ज़्यादा ग्लो करेगा, इससे ज़्यादा करोगे तो वो फिर फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट भी जो है, अभी हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है। तो देखो, तो ये चीज़ समझ में आया तुम्हें कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हर एक मटेरियल का क्या होता है? फिक्स्ड होता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो देखो, हाँ, एक बात यहाँ पे है कि अब बोलोगे सर जो कार वगैरह या कोई भी नॉर्मल जो बैटरी से बल्ब जलता है वो भी ग्लो करता है, वो भी ग्लो करता है। तो वो तो उसमें तो बैटरी, उसमें 12 वोल्ट का ही बैटरी होता है, हमारे जो बैटरी होता है, बैटरी की जो कैपेसिटी 12 वोल्ट का है, तो भी बल्ब ग्लो करेगा। हाँ, तो बल्ब ग्लो करेगा, क्यों? क्यों करेगा? क्योंकि उसकी रजिस्टेंस क्या कर दिया होगा? ज़्यादा कर दिया होगा, और रजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया होगा तब उसके बराबर वो ग्लो करेगा। तो रजिस्टेंस फिर चेंज होगा कब? जब आप मटेरियल चेंज करोगे तो 12, अब मान लो 12 वोल्ट बैटरी है और उसको करंट आई आपको बढ़ाना है, तो क्या करोगे? आपके पास अब बैटरी आपका फिक्स हो गया 12 वोल्ट का है और आपको करंट बढ़ाना है, तो आप अब रजिस्टेंस को बढ़ाओगे। सिंपल सी फंडा है कि अब रजिस्टेंस पहले मान लो 900 ओम का था, तो अब आपको 1800 ओम करना पड़ेगा, 1800 ओम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ेगा तो फिर इसके बराबर ग्लो करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो है इस तरह से काम करता है हमारा जो बल्ब का या जो हीटिंग इफेक्ट है, करंट वगैरह, ये सब जो है, ये सब आप जो पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जाकर एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से कवर करने की कोशिश किया है, आप इसको व्यर्थ होने नहीं देना, ठीक है। आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, इस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज बढ़ाने से इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि कल क्वेश्चन आता है कि क्या मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। करंट बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है।
अब देखो ये जो वर्क डन करेगा वो किसके फॉर्म में डिसिपेट होता है, यहाँ पे हीट के फॉर्म में होता है। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही वर्क डन किस में, हीट में चला जाएगा, क्योंकि वर्क डन जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, हीट भी क्या एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी के फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है और यहाँ पे हीट, तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब हीट जो है किस पे डिपेंड करेगा, हीट डिपेंड करेगा करंट के वेलोसिटी पे। एक तो रेजिस्टेंस पे करेगा ये, तो रेजिस्टेंस तो चलो फिक्स हो गया, हमने मान लो टंगस्टन ले लिया, ठीक है, हमने टंगस्टन ले लिया, उसकी में रेजिस्टिविटी फिक्स हो गया, अब उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। अब हमारा दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, करंट के स्पीड पे, मतलब करंट पे डिपेंड करेगा, आप कुल मिला के बोलो करंट पे, क्योंकि वोल्टेज तो हमारे घर में सेम आता है, डिपेंड करेगा करंट पे कि करंट की जो वेलोसिटी है, वो करंट की जो स्पीड है, जो चार्ज की स्पीड है वो कितना है। यदि मान लो चार्ज जो है, करंट जो है वो तेज़ी से फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में 10 चार्ज फ्लो कर जा रहा है और एक 5 सेकेंड में 10 चार्ज फ्लो कर जा रहा है, तो किस में ज़्यादा होगा, जो 1 सेकेंड में 10 चार्ज को फ्लो करा दे रहा है उसकी करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, तो मतलब वहाँ हीटिंग ज़्यादा होगा। मतलब 1 सेकेंड में 10 मोलिक्यूल जाकर उस पर टकरा रहे हैं, ठीक है, और एक 5 सेकेंड में 10 मोलिक्यूल जाकर टकरा रहे हैं, तो ज़्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगा, जो 1 सेकेंड में टकरा रहे होंगे। तो मतलब करंट के स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, ठीक, और टाइम पे भी तो डिपेंड करेगा, क्योंकि यही टाइम से इसलिए तो रिलेट किया हमने इसको, क्यों, क्योंकि टाइम से रिलेशन करोगे तभी तो, कि 1 सेकेंड में 10 मोलिक्यूल्स टकरा रहे हैं कि 5 सेकेंड में 10 मोलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो टाइम से भी हमें रिलेशन देखना पड़ेगा इसे। तो हम इसको फॉर्मूला पे देखते हैं कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v को आप यहाँ पे रिलेशन को चेंज कर सकते हो, सिर्फ करंट के फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम v इक्वल टू आई आर जानते हैं ओम्स लॉ से, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको आएगा I इंटू आर, क्योंकि आर हमें लाना इसमें ज़रूरी था, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण ही हमारा कौन आता है, हीटिंग इफेक्ट आता है, इसलिए हम आर इसमें लाना ज़रूरी था, इंटू आई इंटू टी। तो आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर इंटू टी। ओके, तो हीट किस पे डिपेंड करता है, तो हीट डिपेंड करता है आई के स्क्वायर पे, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, रेजिस्टेंस के, एंड किसके, टाइम के, और टाइम के। तो ये इस तरह से फिर वर्क करता है हमारा हीटिंग इफेक्ट। सो यदि कल आपको क्वेश्चन आता है कि हीट जो है वो किस पे डिपेंड कर देगा, तो आप ये बोल सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रजिस्टर, ठीक है, एक गिवन रजिस्टर के लिए, मतलब कोई मटेरियल फिक्स है, टंगस्टन है तो टंगस्टन ही रहे, तो उसके लिए यदि आप मटेरियल चेंज करोगे तो फिर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन एक फिक्स्ड मटेरियल के लिए, फॉर फिक्स्ड मटेरियल, एक फिक्स्ड मटेरियल के लिए क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के स्क्वायर के, ओके, सेकेंड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस फॉर द करंट। और यदि कोई सी मान लो कि कोई हमने सर्किट लिया, उसमें करंट का वैल्यू फिक्स्ड है और हमें हीटिंग इफेक्ट चेंज करना है, तो रेजिस्टेंस को चेंज करो, रेजिस्टेंस को बढ़ाओ, ठीक है, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के भी होता है, कब, जब आपको करंट कांस्टेंट है, किसी सर्किट में करंट कांस्टेंट है, तो आप जैसे, और यह यही हमारा घर में होता है, हमारे घर में वोल्टेज सेम आ रहा होता है, तो इसका मतलब करंट सेम है, क्योंकि वोल्टेज चेंज करोगे तभी तो करंट चेंज होगा, तो वोल्टेज सेम आ रहा है, करंट सेम है, हम क्या करते हैं, हम डिवाइस ऐसा लगा देते हैं, हीटर में देखते हो ना, हीटर में कौन सा होता है, टंगस्टन का वायर होता है, टंगस्टन का वायर होता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद इसका हम इफेक्ट पढ़ेंगे उसमें, चलो इस यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उस जो डिवाइस होता है उसमें देखते हो आप कि उसकी रेजिस्टेंस क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि घर में वोल्टेज जो आ रहा है उसी पे हमारा एसी भी वर्क कर रहा है, फ्रिज भी वर्क कर रहा है, गीजर भी वर्क कर रहा है, बल्ब भी वर्क कर रहा है, लेकिन वो सब हीटिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन हीटर क्यों हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि करंट सेम है लेकिन हमने उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, उससे हम हीटिंग इफेक्ट ले सकते हैं। ओके, और थर्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू टाइम फॉर द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, कि मतलब कितना टाइम से फ्लो करा रहे हो इसमें आप, क्या ये 1 सेकेंड में 10 मोलिक्यूल्स पार कर रहा है या 5 सेकेंड में पार कर रहा है, तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आया, तो ये था हमारा कंप्लीट, मैंने आपको पढ़ाया कि हीटिंग कैसे होता है, ये सब कॉन्सेप्ट। देखो मैं चीज़ें एक ही टॉपिक उठाता हूँ, लेकिन उसको कंप्लीट समझो, अच्छे से समझो, क्योंकि दोबारा उसको समझने के बार बार रिवीजन में और बार बार हमें रिवीजन में टाइम देना है, ना कि कॉन्सेप्ट को समझने में। समझ में आया, तो ये चीज़ था। अब हम यहीं पे एक और इस फार्मूला को थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बट इसको
जगह पे यूज भी कर सकते हैं। कब? जब हमें करंट नहीं गिवन हो, वोल्टेज गिवन हो, तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। तो हीट इक्वल टू, मान लो अभी टाइम हटा दो, तो टाइम यदि आपको नहीं गिवन होगा तो भी ऐसा नहीं कि हीटिंग इफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम गिवन है तो ठीक है, नहीं तो I² इंटू आर से भी निकाल सकते, ये भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से H इक्वल टू क्या हो जाएगा? H इक्वल टू हो जाएगा, आप ये ऐसा कोशिश करो, H जो है वो I के जगह पे आप I क्या होता है? I इक्वल टू V/R होता है, जानते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा? V² अपॉन R² हो जाएगा, इंटू R ऑलरेडी है तो एक R से एक R कैंसिल कर दीजिए आप, तो V² अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक हीट का फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर अब क्वेश्चन आता है कि R हीट में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। बट आपको वोल्टेज के फॉर्म में दे रखा है तो भी आप इसको मोर और लेस इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मेन रीजन कौन है? ये है, हीट का मेन रीजन ये है, बट आप इससे ड्राइव किया गया हुआ है तो ये भी परफेक्ट काम कर जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि V², यदि आपको करंट नहीं है, करंट नहीं गिवन है, सिर्फ वोल्टेज, दो सर्किट के बीच का जो है वोल्टेज गिवन है, तो और रेजिस्टेंस आपको पता है, तो आप हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं। समझ में? हीट कितना जनरेट करेगा वो आप निकाल सकते हैं। अब आइए हम ये सीख लेते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन कैसे होता है हमारे जो घर में है, यहीं पे हम सीख लेते हैं। फिर अगले सेशन में हम इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हीट कौन कौन से इक्विपमेंट करता है, नहीं करता है, उसके बारे में। यहीं पे हम एनर्जी कंजम्पशन सीख लेते हैं। एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। एनर्जी कैसे कंज्यूम हम लोग करते हैं घर में? तो एनर्जी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कैसे करते हैं बताइए? हम लोग बल्ब जला कर करते हैं ये, तो फिर वो कैलकुलेट कैसे होता है उसके बारे में, कि हमारा बिजली बिल कैसे आता है, उसको आप सीख लो, ठीक है, ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं? एनर्जी कंज्यूम करते हैं किसके फॉर्म में? वर्क के फॉर्म में, मतलब एनर्जी के फॉर्म में। वर्क क्या है? एनर्जी है, ओके। और हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? पावर, पिछले क्लास में आपको याद है ना, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। समझ में आया? पावर इंटू टाइम हमने पढ़ा है। अब आप बताओ कि कोई, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चलिए 60 वाट का कोई आपने 2 बल्ब जलाया, ठीक है, 2 बल्ब जलाया, कितने समय के लिए? 3 घंटे के लिए, इवनिंग में, ओके। एक और आपके घर में इक्विपमेंट्स है, आपके घर में 40 वाट का जो है वो 2 ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट आपने जलाया, कितने? 2 घंटे के लिए, ठीक है। और आपके घर में मान लो 100 वाट का कोई फ्रीजर है, ठीक है, या टीवी, मान लो आप टीवी देखते हो, कितना? 4 घंटे। चलो इतना का ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हम समझने के लिए सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने डिवाइस यूज कर रहे हो तो आपका कंजम्पशन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? कैसे कैलकुलेशन करें हम लोग? तो हमें पावर पता है कि हमारा पावर क्या है, हमारे बल्ब का पावर 60 वाट का है, हमें टाइमिंग पता है कितना घंटा जला रहे हैं, 3 घंटा। तो हम कैसे निकालेंगे एनर्जी? देखिए एनर्जी कंजम्पशन, तो एनर्जी ही आप डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा बताइए? पावर 60 इंटू टाइम, कितना? 3 घंटे जला रहे हैं, ओके। अब 3 घंटे जला रहे हैं और बल्ब कितना है? 2 है, तो हमें 2 से और मल्टीपल करना होगा, यदि 1 होता तो सिंगल यही रहता। तो ये कितना देगा हमें बताइए? 60 या 18 और 18 दूनी 36, मतलब 360 वाट आवर्स, 360 वाट आवर्स देगा, ओके। इसी तरह से इसका इफेक्ट कितना आएगा? 40 है तो 40 दूनी 80 और 80 और दूनी 160 आएगा, तो इसको भी ऐड कीजिएगा आप, 160 वाट आवर्स, ओके, 160 वाट आवर्स। अब हमारा 100 वाट का टीवी है तो 4 घंटा चलता है, तो ये कितना देगा हमें? 400 वाट आवर्स, ठीक है। ये मैं पर डे निकाल रहा हूँ, आप जब महीने का निकालोगे तो 30 से मल्टीपल करना पड़ेगा, एक दिन का मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको जब समअप करेंगे तो 0, 12, 1 और 5 और 3 7, 5 3 8 और 1 9, 920 वाट आवर्स आपको ये दिखेगा, ठीक है। सो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये जो है यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? चलो एक और डिवाइस ले लेता हूँ। आपके घर में मान लो कि 150 वाट का आप हीटर लगा रखे हो, ठीक है,
और आप उसे मान लो कि 1 घंटा यूज करते हो खाना बनाने टाइम पे, तो 1500 और इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। 1500 हमें इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 2 9 5 14 1 और 2, ठीक है। तो ये कितना आया, 24-20 वॉट आवर्स, ठीक है, पर डे। कितना, पर डे, पर डे, ओके, इतना आया। अब देखो ये जो वॉट आवर्स है, ये जैसे बड़ा बड़ा और वैल्यू होता है तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि एक और यूनिट होता है, हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलो वॉट आवर्स में। तो किलो वॉट आवर्स में 1000 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.420 किलो वॉट आवर्स। और यही जो हमारा होता है, यही हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इसी को उसने प्रैक्टिकल यूनिट बना दिया। इसी को किलो वॉट आवर्स को ही, किलो वॉट आवर्स जो है ना, इसी को प्रैक्टिकल यूनिट बना दिया। ओके, इसी को प्रैक्टिकल यूनिट बना दिया। और इसी में फिर हमारा आता है ये जो बिजली बिल जो काउंट होता है, इसी में होता है कि इसको बोलते हैं 1 किलो वॉट आवर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एक यूनिट, प्रैक्टिकली एक यूनिट। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप मानो कि 1000 वॉट का कोई आपका बल्ब है या फैन है या फ्रिज है, ठीक, 1000 वॉट का है, उसको आपने 1 घंटा चला दिया, 1 घंटा चला दिया तो आपने कितना बिल उठा दिया, 1 यूनिट बिल आपने बिजली बिल उठा दिया। मतलब आपने एक यूनिट बिजली बिल आपके मीटर में शो करना स्टार्ट कर देगा। यदि आपने 1000 वाट का फ्रीजर जो है वो आपने यदि 1 घंटा चला दिया तो आपने 1 यूनिट बिल उठा दिया, क्योंकि 1 किलो वॉट आरसी क्या कहलाता है, और 1000 वाट है तो इसका मतलब 1 किलो वॉट इसको लिख सकते हैं। और 1 किलो वॉट 1 घंटे में तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो यही तो बताया जाएगा ना, ये जब 1 घंटे से मल्टीपल करेंगे इसको 1 किलो वॉट को 1 आवर से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 किलो वॉट आवर्स आएगा। 1 किलो वॉट आवर्स को ही 1 यूनिट कहते हैं। तो मतलब आप खुद बताओ, अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास वो जो पुरानी वाली बल्ब आती थी ना, पीली लाइट जो देती थी येलो, वो 100 वाट का होता है, 100 वाट का होता है। तो यदि 100 वाट का कोई बल्ब है तो वो कितना देर आप उसको, कितने टाइमिंग के लिए आप उसको ऑन रखोगे ताकि आपके मीटर में 1 यूनिट बिजली बिल शो करना चाहिए। तो हम सिंपल जानते हैं कि इसको कितना से मल्टीपल करना होगा हमें, 10 आवर्स जब हम इसको ऑन रखेंगे, 10 घंटे इसे हम ऑन रखेंगे तो हमारा 1 यूनिट बिजली बिल क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। मतलब हम उसे रीडिंग जो हमारा मीटर में रीडिंग शो करेगा, 1 यूनिट बिजली बिल रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ से हम बिजली बिल भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो 2.420 किलोवाट आया वो एक दिन का है, पर डे है। आप महीने का आओगे तो 30 को 30 से मल्टीपल करोगे, 30 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 60, मतलब ये समथिंग 60 के समथिंग आएगा। तो इसका मतलब कि 60 किलोवाट आवर्स का मतलब क्या हुआ, 60 किलोवाट आवर्स आपने बिजली कंज्यूम किया, एनर्जी कंज्यूम किया। इसका मतलब आपने 60 यूनिट आपका बिजली बिल शो करेगा मीटर में, और 60 यूनिट शो करेगा। तो इसका मतलब आपको, यदि आपके घर का रेट मान लो बिजली बिल तय कर रखा है 5 रुपया पर यूनिट, तो इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 60 इंटू 5 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 300 रुपया आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरह से बिजली बिल कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब देखो ये जो किलोवाट आवर्स है ये प्रैक्टिकल यूनिट है। यदि आपको एसआई यूनिट पूछा जाए ना, एसआई यूनिट पूछा जाए तो एसआई यूनिट आपको जूल में निकालना पड़ेगा, एसआई यूनिट आपको जूल में निकालना पड़ेगा, और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट आवर्स, इसको आप एसआई यूनिट में चेंज करोगे कितना आएगा बताइए। तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, 1000 वाट, ठीक है। और इनटू, अब देखो आवर्स को भी चेंज करोगे किसमें, ये 3600 सेकंड लिखोगे, क्योंकि सेकंड होता है एसआई यूनिट, मैंने पिछले क्लास में बताया। तो ये कितना हो जाएगा, 36 पे कितना जीरो आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा, 36 पे 5 जीरो आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, वॉट सेकंड आ जाएगा। ओके, तो इसी वॉट सेकंड को फिर हम क्या बोलेंगे, इसी वॉट सेकंड को हम बोलेंगे 3 पॉइंट, इसको कन्वर्ट कर दो तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ठीक है, जूल। तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया, इसको आप ध्यान रखें। ये है एसआई यूनिट, बिजली बिल का एसआई यूनिट कौन होगा, ये होगा
3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी आपने कंज्यूम कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली किलोवाट आवर से यूज होता है। तो आप इसे आप याद रखिएगा कि 1 किलोवाट एनर्जी आपने, यदि 1 किलोवाट एनर्जी आपने 1 घंटे में कंज्यूम कर दिया, इसका मतलब आपकी रीडिंग 1 यूनिट शो करेगा। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा बिजली बिल कैलकुलेट किया जाता है। अब इस पे भी क्वेश्चन आएगा तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक सेशन और लेंगे, अभी 2 सेशन लेंगे, एक क्वेश्चन वाला सेशन और एक और हम लेंगे हीटिंग इफेक्ट बाय द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ओके, फिर हम इस सेशन को, इस चैप्टर को एंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि हमारा वीडियो पढ़ाना पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।